नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका में राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराई बीजेपी की, पहलवानों के मामले में बृजभूषण के खिलाफ कसते कानून के शिकंजे की। बात करेंगे बालासोर रेल हादसे पर कांग्रेस के सवालों से परेशान मोदी सरकार की, मणिपुर के हालात से बैकफुट पर आई बीजेपी की, साथ ही जानेंगे कैसे राजस्थान में अशोक गहलोत के एक्शन से दबाव में है बीजेपी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी एमपी सर्वे से बीजेपी में मचे हाहाकार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहलवानों के समर्थन में सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, बोले बृजभूषण का साथ देने वाली सरकार को 2024 में वैसे ही घसीटना जैसे इन्होंने पहलवानों को घसीटा। बिहार के भागलपुर में रविवार को 1700 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने पुल के गिरने का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट। सीएम नीतीश भी दे चुके हैं जांच के आदेश। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, राज्य में किराए पर रहने वालों को भी मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, सीएम सिद्धारमैया ने की घोषणा। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 5 अंक उछलकर 62,793 पर हुआ बंद, निफ्टी 5 अंकों की तेजी के साथ 18,599 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। न्यूयॉर्क के जेकब जेवियर सेंटर में राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। राहुल गांधी को सुनने आए अधिकांश लोग उनके विजन से प्रभावित दिखाई दिए और कहा कि भारत में नफरत की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। जो काम राहुल ने शुरू किया है उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो क्या कहा लोगों ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के जेकब जेवियर सेंटर में राहुल गांधी की सभा में करीब 4000 प्रवासी भारतीय शामिल हुए। जितने लोग हॉल के अंदर थे उससे ज्यादा हॉल के बाहर थे, क्योंकि हॉल की क्षमता 4000 लोगों की ही थी। अधिकतर लोगों में राहुल गांधी को सुनने की उत्सुकता नजर आ रही थी। सभागार भरा हुआ था। लोगों में देश के राजनीतिक हालात बदलने की उम्मीद दिखाई दे रही थी और वो खुलकर बोल रहे थे। मुंबई के रहने वाले तुषार पाडवेकर, जो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब नफरत की राजनीति से देश नहीं चल सकता। अब तो राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। राहुल गांधी से हडसन इंस्टीट्यूट की बैठक में मिल चुके डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कहा कि डायस्पोरा ने तो उनके भाषणों को सुना और उनकी सभाओं में लोग पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा से उनको आत्मविश्वास मिला और गहराई आई है। वो अब बेहतर तरीके से लोगों से जुड़ पा रहे हैं। तमिलनाडु के रहने वाले वसंत कुमार ने कहा कि 2014 में मैंने मोदी का समर्थन किया था, लेकिन नोटबंदी के बाद से लगा कि सरकार अब सही काम नहीं कर पा रही है। अब बदलाव की जरूरत है। भारतीय मूल के गिरी अमेरिका में फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद अब फार्मासिस्ट हैं। वो कहते हैं कि उनके कई दोस्त अब भारत में तथाकथित नफरत की राजनीति से ऊब गए हैं। हम मानते हैं कि इससे देश को नुकसान हो रहा है। शहजाद हाशिम न्यू जर्सी से अपने परिवार समेत राहुल गांधी का भाषण सुनने आए थे। वो कहते हैं, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के पास क्या ठोस नीति है जिससे वो हालात बेहतर कर सकते हैं। हमें राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें हैं और राहुल इन उम्मीदों पर खरे उतरते भी दिखाई दे रहे हैं। विदेश में ही नहीं, देश में भी उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है और उम्मीद है कि देश में 2024 में बदलाव हो सकता है। राहुल के अमेरिकी दौरे से मोदी की इमेज खासी प्रभावित हुई है, जिससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में नुकसान होना तय है। इधर बृजभूषण पर भी कानूनी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। यौन उत्पीड़न और तमाम तरह के आरोपों के बाद बृजभूषण के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसे लेकर पहलवानों का विरोध जारी है। अब इस मामले में एसआईटी टीम यूपी पहुंची है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन में है। सोमवार देर रात दिल्ली पुलिस भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घरों पर पहुंची। पुलिस ने बृजभूषण के 15 कर्मचारियों से पूछताछ की। इनमें ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, माली और नौकर भी शामिल थे। दिल्ली से आई टीम में 5 पुलिसकर्मी थे। लखनऊ में 3 कर्मचारियों से पूछताछ के बाद टीम गोंडा के बिश्रो हरपुर वाले घर पहुंची, जहां करीब 1.5 घंटे तक 12 कर्मचारियों से सवाल जवाब किए गए। उनका नाम पता नोट किया।
बृजभूषण की वर्किंग और व्यवहार को लेकर भी पूछताछ की। बयान दर्ज करने के बाद टीम रात 11:30 पर दिल्ली रवाना हो गई। बृजभूषण शरण सिंह ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने हमसे कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि पुलिस 2 बार पहले ही 5 से 6 घंटे तक दिल्ली में पूछताछ कर चुकी है। हमारे यहाँ काम कर रहे ड्राइवर नौकर के बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि महिला पहलवानों की तरफ से बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज भी कराई गई थी, लेकिन काफी वक्त तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस मामले में आरोपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी सांसद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत तमाम धाराओं में मामला दर्ज हुआ। हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इधर पहलवानों के समर्थन में किसानों और खापों की महापंचायत हुई, जिसमें मोदी सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। वहीं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने साफ कर दिया है कि इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी सांसद बृजभूषण पर लगे आरोपों से बीजेपी मुश्किल में है। मुश्किल में तो पीएम मोदी भी हैं। बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इस हादसे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है, जिसे लेकर अब विपक्ष ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। उड़ीसा बालासोर रेल हादसे को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीबीआई जांच के आदेश जारी करने को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये और कुछ नहीं बल्कि मोदी सरकार का हेडलाइन मैनेजमेंट है। इसे लेकर उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी भी समझाई। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने 2016 में कानपुर के नजदीक हुए एक रेल हादसे का भी जिक्र किया और बताया कि उसकी एनआईए जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं पता लग पाया है। जयराम रमेश ने ट्विटर पर सरकार को घेरते हुए लिखा, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अभी बालासोर ट्रेन हादसे पर अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी है। उससे पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई। ये कुछ और नहीं बल्कि हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि सरकार डेडलाइन पूरा करने में पूरी तरह से विफल है। जयराम रमेश ने आगे लिखा, अब इस क्रोनोलॉजी को याद कीजिए। नंबर 1, 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर के पास पटरी से उतर गई। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नंबर 2, 23 जनवरी 2017 तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस दुर्घटना की एनआईए जांच कराने की मांग की। नंबर 3, 24 फरवरी 2017 प्रधानमंत्री ने कहा कि कानपुर रेल हादसा एक साजिश है। नंबर 4, 21 अक्टूबर 2018 अखबारों में रिपोर्ट आई कि एनआईए इस मामले में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। नंबर 5, 6 जून 2023 कानपुर ट्रेन हादसे पर एनआईए की अंतिम रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक खबर नहीं आई है, कोई जवाबदेही नहीं। जयराम रमेश से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बालासोर रेल हादसे की जांच की मांग करते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई की जांच से तकनीकी, संस्थागत और राजनीतिक विफलताओं की जवाबदेही तय नहीं हो सकती। वहीं आज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेल हादसे पर मोदी सरकार से कई सवाल किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि करीब 300 लोगों की जान चली गई है और आज भी इसका जवाब नहीं है कि कौन है जिम्मेदार। रेल हादसे पर उठ रहे सवालों पर भी मोदी सरकार खामोश है। इधर मणिपुर के हालात को लेकर भी मोदी सरकार सवालों में है। 1 महीने बाद भी मणिपुर अशांत बना हुआ है। जातीय संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया और दावा किया कि अब हालात सामान्य हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है, लेकिन राज्य के अलग अलग इलाकों से आ रही खबरें बता रही हैं कि सरकार के दावे हकीकत से दूर हैं। मणिपुर में नागा कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के बीच चल रहा टकराव थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पश्चिम इंफाल जिले में 2 समूहों के बीच हुए टकराव में 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि ये घटना जिले के कांगचुप इलाके में हुई है। राज्य में बढ़ते टकराव को देखते हुए सरकार ने इंटरनेट पर लगी पाबंदी को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया। अब राज्य में 10 मई की दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। मणिपुर सरकार की ओर से कहा गया है कि अफवाहों और वीडियो, फोटो और संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए 7वीं बार इंटरनेट सेवाओं का निलंबन बढ़ाया गया है। इस बीच मणिपुर के सैरो इलाके में विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच भी कई स्थानों पर टकराव हुआ। केंद्र सरकार ने राज्य में 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की है। सेना और असम राइफल्स के जवान पूरे राज्य में तैनात किए गए हैं। गौरतलब है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में मणिपुर में 3 मई को बड़े पैमाने पर बवाल मचा।
जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों के घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे लोग बेघर हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 4 दिन के लिए मणिपुर दौरे पर पहुंचे थे और दावा किया था कि राज्य में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उससे केंद्र के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। मणिपुर ने बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। मुश्किलें तो सीएम अशोक गहलोत ने भी बीजेपी की बढ़ा रखी हैं। इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन गहलोत की सक्रियता से बीजेपी दबाव में है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। राज्य में 3 दशक से सत्ता बदलने का रिवाज चला आ रहा है, लेकिन इस बार सत्ता की जगह रिवाज बदल सकता है। अशोक गहलोत की सरकार को लेकर जनता में कोई गुस्सा नहीं दिख रहा है। उल्टा हाल ही में आए सर्वे में गहलोत सरकार जनता की उम्मीदों पर पास हो गई, जिसके बाद बीजेपी की राह बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है और इन मुश्किलों को राज्य के सीएम अशोक गहलोत और बढ़ा रहे हैं। बीते दिनों गहलोत सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए तय की थी। इसके पहले पूरे राज्य में महंगाई राहत कैंप भी शुरू किए गए, जिसमें घरेलू सामान बेहद कम कीमत पर लोगों को दिए जा रहे हैं। और अब सीएम गहलोत ने सभी मंडियों में ऑफिस के लिए निःशुल्क जमीन देने की घोषणा की है। जयपुर की कुकड़खेड़ा मंडी में व्यापार भवन के शिलान्यास समारोह के दौरान गहलोत ने कहा कि सभी छोटी बड़ी मंडियों में व्यापार संघ के दफ्तर के लिए जमीन फ्री में दी जाएगी। मंडियों को फ्री में जमीन उपलब्ध कराकर किसान और व्यापारी दोनों पर एक साथ निशाना भी साधा है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। गौरतलब है कि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर सीएम गहलोत और पायलट के बीच टकराव चल रहा था, लेकिन अब पार्टी के दोनों नेताओं में सुलह हो गई है। लेकिन बीजेपी के अंदर कई खेमे बन गए हैं, जिस कारण से बीजेपी अभी तक राज्य में चुनाव की तैयारियों के मामले में पिछड़ती दिख रही है। राजस्थान में गहलोत का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस अपना जादू चलाने की रणनीति बना रही है। तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस को सीधी चुनौती देने में जुटी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद तेलंगाना में कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि इस बार तेलंगाना चुनाव में उसकी जीत होगी। वहीं राहुल गांधी भी तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का दावा कर चुके हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने बीजेपी का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। अब कांग्रेस का दावा है कि वो तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी के बढ़ते ग्राफ को भी रोकने में सफल रहेगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना से बीजेपी ने 4 सीट जीती थी। बीजेपी कर्नाटक के साथ तेलंगाना में भी अपना जनाधार बढ़ा रही थी। 2019 के चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी 4 सीट जीतने में सफल भी रही, लेकिन कांग्रेस नेताओं का दावा है कि कर्नाटक में हार के बाद प्रदेश में बीजेपी के हौसले पस्त हुए हैं। तेलंगाना विधानसभा की कई सीट कर्नाटक से लगी हैं। इन क्षेत्रों में कर्नाटक का असर है। कर्नाटक में हार से बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अब तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा। कांग्रेस ने बीआरएस से मुकाबले के लिए 5 सूत्री रणनीति भी बनाई है, जिसके तहत कांग्रेस सीएम के चंद्रशेखर राव के अधूरे चुनावी वादे, भ्रष्टाचार और प्रदेश के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका का उल्लेख शामिल है। पार्टी को भरोसा है कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। केसीआर के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने में चुनाव रणनीतिकार सुनील कानूगोल मदद भी कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि कर्नाटक में हार के बाद दक्षिण भारत में हिंदुत्व कार्ड कमजोर हुआ है। वहीं कर्नाटक चुनाव के बाद बीआरएस को भी मुस्लिम वोट छिटकने का डर है, तो वहीं कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रेटर हैदराबाद है। इस क्षेत्र में विधानसभा की करीब 24 सीट आती है, इसलिए कांग्रेस इस क्षेत्र पर अभी से ध्यान दे रही है। पार्टी के कई बड़े नेता क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं ताकि इन सीट पर संगठन को मजबूत कर जीत की राह बना सके। और बुलेटिन के आखिर में बात एमपी सर्वे की। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन राज्य को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए डराने वाले हैं। खुद संघ के सर्वे में बीजेपी की हालत खराब बताई जा रही है। वहीं संघ के सर्वे से कांग्रेस खेमे में खुशी देखी जा रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार है। मध्य प्रदेश में आ रही कांग्रेस की सरकार है। जहां मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कई सर्वे सामने आए हैं, जिनमें प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी 55 सीटों से भी कम पर सिमट रही है। बीजेपी पर 18 वर्षों की देनदारियां और अधूरी घोषणाएं हैं, जो गंभीर सत्ता विरोधी लहर का रूप ले चुकी है। पिछले 5 महीनों में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 6 अलग अलग सर्वे सामने आए हैं।
सभी सर्वे में बीजेपी की सीटें लगातार घटती जा रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के सर्वे में भी पार्टी की हालत खराब बताई गई है। ये सर्वे आने के बाद से मध्य प्रदेश बीजेपी में खलबली मची है और ये सुझाव भी मिला है कि 60% बीजेपी विधायकों के टिकट काटे जाएं। आइए अब तक के 6 सर्वे पर नजर डालते हैं। जनवरी 2023 संघ का एक सर्वे सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ, जिसमें बीजेपी 103 सीटों के साथ सरकार से बाहर जा रही है। फरवरी 2023 में कांग्रेस का एक आधिकारिक सर्वे सामने आया, जिसमें बीजेपी 95 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। मार्च 2023 इंटेलिजेंस का एक गोपनीय सर्वे लीक हुआ, जिसमें बीजेपी को 80 से भी कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अप्रैल 2023 दैनिक भास्कर एवं ईमेएस समेत कई समाचार समूह के सर्वे प्रशासनिक हलकों में तेजी से वायरल हुए, जिसमें बीजेपी 70 सीटों पर सिमटती बताई गई। मई 2023 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे हुआ, जिसमें बीजेपी को मात्र 65 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जून 2023 नव भारत समाचार ने एक सर्वे प्रकाशित किया, जिसमें बीजेपी को मात्र 55 सीटों के साथ सत्ता से बाहर होता बताया गया है। इन सभी सर्वे का ट्रेंड बता रहा है कि कांग्रेस तेजी से बढ़त बनाते हुए जनता की आवाज बन रही है, वहीं बीजेपी की हालत आए दिन खराब होती जा रही है। यानी साफ है कि इस बार बीजेपी 50 से भी कम सीटों पर सिमट सकती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए।